हेलो एवरीवन, गारी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने 2021 प्री साइंस एंड टेक पेपर का एनालिसिस किया था। आज बात आती है 2018 प्री पेपर की साइंस एंड टेक एनालिसिस की पेपर के। तो इसमें जो क्वेश्चंस की है वो 13 to 14 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें हमने जो लास्ट वीडियो में हमारा मेथड था कि मैं पहले जो है क्वेश्चंस आपको बताती हूँ, उसके आंसर्स आपको एंड टू एंड पहले क्लियर करवा देती हूँ और बाद में मैं उसकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में इसमें आंसर्स भी प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आज के इस पेपर में मैंने एक नई चीज़ और की है कि पेपर को क्लासीफाई कर दिया है कि वो क्वेश्चन जो है वो किसका है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, टेक्नोलॉजी पार्ट जो है उसमें आ रहा है, हमारे इंक्लूड हो रहा है। तो हमारा पहला जो है क्वेश्चन है नॉर्मल टीवी द वेव्स यूज़ इन द रिमोट कंट्रोल आर। कौन सी हमारी रिमोट कंट्रोल में वेव्स यूज़ में होती है? तो हमारी कौन सी वेव्स होती है आपको ये पता भी होगा। इंफ्रारेड वेव्स रेज़ जो होती हैं वो हमारी क्या काम आती है, इसमें रिमोट कंट्रोल में काम में आती हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी वेव्स होती हैं, रेज़ होती हैं। ठीक है, तो इसकी है आंसर्स। तो पहला मैंने आपको बता ही दिया कि इंफ्रारेड रेज़ होता है। इंफ्रारेड जो है उसको कभी कभी हम इंफ्रारेड लाइट भी कहते हैं। ठीक है, एक तरीके की ये EMR यानी मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्गर होती है। वेवलेंथ जो है दैट इज़ लैम्डा, वो ग्रेटर होता है किससे? विजिबल लाइट से ग्रेटर होता है। देयरफॉर ये क्या है, ह्यूमन आई के लिए है इनविजिबल। ठीक है, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें थोड़ा सा इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और भी रह गई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इसकी आयर इज़ जनरली अंडरस्टूड टू इनकम्पास वेवलेंथ फ्रॉम नॉमिनल रेड एज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम अराउंड 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर के थ्रू इसमें जो है रेडिएशंस रहती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है इंफ्रारेड वेवलेंथ पे ही होती है, जो कि नॉर्मली मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की यहाँ बात कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज़ EM वेव्स के ज़रिए। इसमें क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम। इसमें एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। ये सारी टर्म्स जो है हम फिज़िक्स में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और इसमें क्या है, नेचर किस किस का होता है? वेव का भी होता है और पार्टिकल का भी नेचर होता है। पार्टिकल इसमें स्पेशली हम बात करें फोटोन का नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा फिजिक्स का है। ए पार्टिकल whose at least one dimension is less than 10 meters is called। लेस देन 10 मीटर्स में क्या होगा वो? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनो पार्टिकल। ठीक है, नैनो पार्टिकल हो जाएगा। तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन जो था वो इनकम्प्लीट था, उसमें लेस देन 10⁻⁻⁷। ठीक है, वो भी इंक्लूडेड है, तो मैं एडिट कर देती हूँ इससे, आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा ये। तो लेस देन 10⁻⁷ मीटर। मीटर को अगर हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻⁹ सेंटीमीटर। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल। ये हम नैनो टेक्नोलॉजी में देखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही करते करते जो है हमारे 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻⁻10, 10⁻⁻11 ऐसे करते करते हमारे पास और भी नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम 10⁻⁹ जो है वो नैनो पार्टिकल होता है। अब हमारी जो पार्टिकल्स की डिस्टेंस होती है वो देखते हैं। मिली पहले ही है, मिली पार्टिकल जो क्वेश्चन में टर्म्स दी हुई है वो भी हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मिली पार्टिकल क्या होता है? 10⁻⁻3। ठीक है, और ये इसमें जनरली मीटर में दिया हुआ है। तो ये क्या है? ऐसा यूनिट है किसकी? लेंथ की। इसमें इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ 1000 मिलीमीटर्स इन ए मीटर, कि 1 मीटर के अंदर 1000 जो है वो मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, और सेंटीमीटर की बात करूँ तो 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। और 1 मिलीमीटर जो है वो इक्वल हो जाएंगे किसके? 1000 माइक्रोमीटर्स, या फिर मैं बात करूँ 10⁶ नैनोमीटर्स के इक्वल हो जाएंगे। अब आती है बात माइक्रो पार्टिकल की। तो माइक्रो पार्टिकल क्या होते हैं? जिनकी पावर जो होती है वो 10⁻⁶ मीटर होती है। ये भी जो है ऐसा यूनिट है किसकी? लेंथ की, जिसमें 1 मिलियंथ होता है किसका? मीटर का। नेक्स्ट आती है हमारी बात कि नैनो पार्टिकल हमने स्टार्टिंग में देख ही लिया। ठीक है, 10⁻⁹ जो होता है इसका। और पिको पार्टिकल, इसमें जो होती है इसकी
यूनिट 10⁻⁻12। तो ये सारा जो है हम नैनो टेक्नोलॉजी में देखेंगे कि पार्टिकल की साइज़ कितनी होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारा दिया हुआ है, इसमें जो सिंबल है वो ये यूज़ किया जाता है इसका। ये पिकोमीटर जो है वो 1000 होता है किसका, नैनोमीटर का, 1 मिलियंथ होता है माइक्रोमीटर का, और 1 ट्रिलियंथ होता है मीटर का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लोकेटेड है राजस्थान की। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, कोटा, अजमेर, ठीक है। तो इसमें इसका है, हमें पता है कि कहाँ पे सिचुएटेड है, उदयपुर में। तो अब इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं कि एस्टैब्लिश कब हुआ था ये, ठीक है। तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, उदयपुर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये बेस्ट सोलर ऑब्जर्वेशन साइट है एशिया की, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है, आइलैंड पे, फतेह सागर लेक के ऊपर, ठीक है। और ये किस पे डिज़ाइन किया हुआ है, किसके बेसिस पे, या फिर मैं बोलूँ किसको देख के इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसको डिज़ाइन किया गया है किसको देख के, बिग बियर लेक है साउथ कैलिफोर्निया में, ठीक है। इस ऑब्जर्वेटरी को देख के इसको डिज़ाइन किया गया है। इसकी डिज़ाइनिंग किसने की है या किसने इसको एस्टैब्लिश किया है, तो 1975 में डॉक्टर अरविंद भटनागर जी ने इसे वेधशाला ट्रस्ट ऑफ अहमदाबाद के हेल्प से इसको जो है एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का। तो हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि किस मेटल का, ऑफ विच मेटल कोटिंग इज़ जनरली यूज फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट कॉपर कंटेमिनेशन। कॉपर कंटेमिनेशन से बचाने के लिए हम ब्रास यूटेंसिल्स को किससे कोटिंग करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, ये जनरल क्वेश्चन है। टिन, जिंक, एलम और लेड से। तो टिन से करते हैं हम, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि हर किस की मेटल्स की जो है वो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है। तो टिन मेटल जो है वो जनरली यूज़ किया जाता है कोटिंग के लिए, किसको, ब्रास यूटेंसिल्स को, और बचाने के लिए क्या, उनकी कॉपर कंटेमिनेशन से, ठीक है। टिन जो है वो एलिमेंट है जिसका एसएन सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 15 होता है। एक सिल्वरी कलर का मेटल होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि फेंट येलो कलर का। टिन जो है वो इंडियम की जैसे सॉफ्ट होता है, तो इसको हम विदाउट मच फोर्स की वजह क्या बोलते हैं, इसकी हेल्प से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिंक। तो हमें अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो हम आराम से वैसे भी लगा सकते हैं, और नहीं तो हमें अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पता है तो हम उससे ऑप्शन काट के भी हमारा आंसर जो है वो पता कर सकते हैं। तो हमें जिंक जो है Zn सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर जो है 30 होता है, स्लाइटली ब्रिटल होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये ब्लू सिल्वरी अपीयरेंस देता है जब इस पर ऑक्सीडेशन से इसको हटाया जाता है। और ये पहला एलिमेंट है ग्रुप 12 का। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे। और एल्यूमिनियम की बात आती है तो एल्यूमिनियम जो है सिंबल Al होता है, और एटॉमिक नंबर जो है वो 13 होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, जो है कि हमें पता होना चाहिए कि ग्रेप शुगर क्या होती है, फ्रूट शुगर क्या होती है, मिल्क शुगर क्या होती है, टेबल शुगर क्या होती है, स्टीविया क्या होता है। तो देखो, मिल्क शुगर होती है हमारी लैक्टोज, ठीक है। फ्रूट शुगर होती है हमारी फ्रक्टोज। और भी देख लेते हैं हम। मिल्क शुगर हमारी लैक्टोज, ठीक है। फ्रूट शुगर हमारी फ्रक्टोज, और ग्रेप शुगर हमारी ग्लूकोज। और टेबल शुगर हमारी स्टीविया, और सुक्रोज जो है वो हमारी क्या हो जाती है, नेचुरल शुगर हो जाती है। नेचुरल शुगर, लैक्टोज, फ्रक्टोज, और ग्रेप शुगर हमारी ग्लूकोज, और स्टीविया हमारा हो जाता है ठीक है गाइस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें दिया हुआ भी है A का 4th, B का 1, A का 4th,
बी का 1, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, ये टेबल शुगर, नेचुरल स्टीविया, सुक्रोज, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। दो शुगर जो है वो जेनेरिक नेम है किसका, स्वीट टेस्टिंग सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे खाने में यूज़ किया जाता है। टेबल शुगर जो है वो ग्रैनुलेटेड शुगर होती है या रेगुलर शुगर होती है, जो कि रेफर्स की जाती है। जनरल नेम होता है उसका सुक्रोज, जो कि डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड किस से मिलके बने होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सिंपल शुगर जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारी मोनोसैकेराइड होती है, जिसमें जनरली ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज हैं। और जो कंपाउंड शुगर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड्स, जिसको हम दो में तोड़ सकते हैं। तो जो दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आपस में जुड़ी होती है वो किसके ज़रिए जुड़ी होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए, ठीक है। अब सुक्रोज के मैं एग्जांपल बताती हूँ। टेबल शुगर जो कि एग्जांपल है सुक्रोज का, सुक्रोज किस किस से मिलके बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, किस किस से मिलके बनी होती है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। और माल्टोज जो है उसमें दो मॉलिक्यूल किसके होते हैं, ग्लूकोज से, जो कि जुड़े होते हैं किसके ज़रिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है केमिस्ट्री का, कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर अगर 21 हो जाए तो हमें कौन सी दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये सबने आपने पढ़ा भी होगा कि हमें डाउन सिंड्रोम होने लग जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो होता क्या है, ठीक है, इसको ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। इसमें जो है हमारी जैसे क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, डैश डैश करके मैं बात करूँ, लास्ट में हमारे 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जो एक पेयर होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें 21 जो हमारा नंबर होता है क्रोमोसोम का, जैसे मैं ये बात करती हूँ, ये 21, 22 और 23। तो 21 नंबर का जो है इसमें 2 क्रोमोसोम्स की जगह 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस हो जाते हैं बेबी को, ठीक है। तो स्मॉल, अब क्रोमोसोम्स हमें जो है वो होते हैं कि एक्चुअली क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्मॉल पैकेज होता है किसका, जीन्स का। अब जीन्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जीन्स हमारी बॉडी में जो है हमारे पेरेंट्स का जो डेटा होता है, या फिर मैं बोलूँ डीएनए को, कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारे पेरेंट्स के, उनको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो टिपिकली ए बेबी बॉर्न विथ 46 क्रोमोसोम्स, जनरली जो बेबी है वो 46 क्रोमोसोम्स के साथ होता है। बट जो बेबी जो है जिसके पास डाउन सिंड्रोम हो जाता है उसमें क्रोमोसोम जो है वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। इसको एक टर्म और दिया हुआ है नाम, ट्राइसोमी करके, ठीक है। 1000 पीपल जो हैं, या फिर मैं बोलूँ इस तरीके से कि इवन थ्रो पीपल विद डाउन सिंड्रोम माइट एक्ट एंड लुक सिमिलर, ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट एबिलिटीज़, मतलब ये थोड़े से अलग दिखने लग जाते हैं दूसरे लोगों से। पीपल जो है इनका आईक्यू क्या है, थोड़ा कम होता है, लो रेंज का होता है, और इनको स्पीकिंग स्किल्स भी जो होती है नॉर्मल बच्चों के से थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। अब जो है 2 तरीके के हमारे डाउन सिंड्रोम होते हैं, एक तो ट्राइसोमी 21 और दूसरा 3 तरीके के होते हैं, ट्राइसोमी 21, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। तो इनके डायग्नोसिस किसके ज़रिए की जा सकती है, दो ज़रिए से की जा सकती है। प्रेगनेंसी टेस्ट के ज़रिए हम इसमें, पहला जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, दूसरा जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट ये होता है इसका कि डाउन सिंड्रोम अगर हमें बच्चे के अर्ली एज में पता चल जाता है तो हम बच्चों को जो है वो उनकी फ़िज़िकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में उनको इम्प्रूव करवा सकते हैं। और हमें कुछ टाइम के बाद पता चलता है, जैसे 3-4 साल होने के बाद में बच्चे का पता चल गया तो हम बच्चे को उस अकॉर्डिंगली ट्रेन करवा सकते हैं कि वो अपना फ़िज़िकल या अपना जो भी काम होता है वो खुद से कर पाए। और हमें अगर उसकी एज 10-12 ईयर्स के बाद में पता चलता है तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कत होती है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है एक्चुअली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि कौन सा सेलुलोजिक फाइबर का एग्जाम्पल नॉन सेलुलोज फाइबर का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि सेलुलोज फाइबर होते कौन से हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए हमारा ऑप्शन कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेलुलोज फाइबर्स कौन से होते हैं जिसके अंदर सेलुलोज हमारा पाया जाता है। तो सेलुलोज किस में पाया जाता है, सेलुलोज फाइबर्स कैन बी यूज टू क्रिएट अ वाइड रेंज ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम हैवी डेनिम और कॉन्जेरी टू लाइट और ऑर्गेन्जा। एग्जाम्पल है इसके रेयन, लिनन, जूट, हैम, कॉटन, रेमी और सेल, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा कट रहा है हमारा, रेयन, ये तीनों आते हैं,
लिनन, जूट। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या है, सेलुलोजिक फाइबर्स। तो कौन सा नहीं है हमारा ऑप्शन 4 नहीं है, नायलॉन नहीं है हमारा। ठीक है, क्योंकि नायलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर होता है और सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं किसके ज़रिए, मेंस के ज़रिए, ह्यूमंस के ज़रिए। ठीक है, अब रेयॉन जो है वो रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर होता है। ठीक है, जो कि नेचुरल सोर्सेज के ज़रिए बनाया जाता है, किसके ज़रिए, सेलुलोज के ज़रिए। जैसे कि वुड को और एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हीट किया जाता है कुछ टेम्परेचर, जिससे कि विस्कस सोल्यूशन जो है वो मिलता है हमें सेलुलोज का, जिसको कि हम बोलते हैं विस्कस रेयॉन। ठीक है, दूसरा जो है लिनन जो है टेक्सटाइल बनता है किसके से, सेलुलोज फाइबर्स को फ्लेक्स प्लांट के। लिनन इज़ द टेक्स्ट मेड अप ऑफ सेलुलोज फाइबर्स ऑफ द फ्लेक्स प्लांट्स के सेलुलोज फाइबर से बनता है। लिनन जो है स्ट्रॉन्ग होता है, एब्जॉर्बेंट होता है और ड्राई फास्टर होता है ये, और कंपेयर टू दूसरे फाइबर्स के कंपेरेटिवली। इसी प्रॉपर्टीज़ के लिए लिनन जो है कंफर्टेबल होता है हॉट वेदर में पहनने के लिए, और जो है इसकी वैल्यू जो है वो गारमेंट्स में काम में आती है, और मैं बोलूँ तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, जूट जो है वो लॉन्ग सॉफ्ट शाइनिंग फाइबर है, जिससे किससे बनता है, ये हमारे प्लांट से बनता है। ठीक है, जो कि किस फैमिली का होता है प्लांट, मेल्वासिए। ठीक है, तो आगे हम ये बायो में देखेंगे। अब नायलॉन जो मैंने आपको बताया था, नायलॉन जो है वो कि क्या है, एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि कंपोज होता है किससे, पॉलीअमाइड से। ये नॉन सेलुलोज फाइबर से बना हुआ होता है। नायलॉन जो है जनरली थर्मोप्लास्टिक सेल के मटेरियल होता है, जिसको कि हम मेल्ट करके किस में फाइबर्स, फिल्म्स और शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नायलॉन जो पॉलीमर्स हैं इनको मिक्स करके अलग अलग केमिकल्स के साथ में और चीज़ें बना सकते हैं हम अलग प्रॉपर्टी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डीएनए इज़ द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। किसका होगा, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, फिर आपको ये आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसका आंसर होगा 4th। ठीक है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या है, एक These are inheritable mutation that occurs at high frequency in a population के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी में पाई जाती है। सच वेरिएशंस, इसमें क्या है, इस तरीके की वेरिएशंस को हम सच वेरिएशन ऑकर फ्रिक्वेंटली इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस एंड कीप अक्यूमुलेटिंग ओवर जनरेशंस। इसको हम जनरेशंस के ज़रिए संभाल के रख सकते हैं। अब ये जनरली जो है ये VNTRS में काम में आता है हमारा। ठीक है, अब VNTR क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, जनरली जो है ये क्या होते हैं, आर कंपोज्ड ऑफ 80 to 80 BP सीक्वेंसेस विच आर रैंडमली रिपीटेड टू 1 to 30 KB लेंथ ऑफ डीएनए की लेंथ में रिपीट होते हैं। तो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ मैं आपको, ये कहाँ पे काम आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो बायोलॉजिकल एविडेंस फाइंड करने काम में आती है किसी सस्पेक्ट या क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन जब हो रही होती है तब। ठीक है, जो डीएनए सैम्पलिंग होती है किसी क्राइम सीन से हम ले लेते हैं और उसको जो है सस्पेक्ट के सैंपल से हम मैच आउट करके हम पता कर सकते हैं कि ये वो क्रिमिनल है या नहीं। कि अगर कोई डीएनए 2 प्रोफाइल्स मिल रही है, if the 2 DNA profiles are a match then the evidence came from that suspect। ये हमने सबने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। DNA profiling is a process of determining an individual DNA characteristics। ठीक है, ये डिटरमाइन करने में क्या हेल्प करती है DNA profiling, किसी इंडिविजुअल की DNA characteristics को। DNA analysis क्या होता है, अब DNA analysis intended to identify a species rather than an individual is called a DNA barcoding। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, ये थोड़ा सा सेट होने में इसको प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसको इस तरीके से रहने दिया। तो क्वेश्चन है हमारा, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ रिलीज अ न्यू सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर ट्रेंड इन सीजनल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एज वेल एज फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। तो नेम क्या था इस सॉफ्टवेयर का, तो इस सॉफ्टवेयर का नाम था हमारे निदान जो था वो राजस्थान में लॉन्च हुआ गया सॉफ्टवेयर है, जो कि डायग्नोस करता है, मॉनिटरिंग करता है किसकी, सीजनल और नॉन सीजनल कम्युनिकेबल डिजीज़ की। ठीक है,
कि किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई डिजीज़ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल या सीजनल डिजीज़ फैल तो नहीं रही है, ठीक है। अब निदान जो है वो किसी स्पेसिफिक निदान विल ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स फॉर द कंट्रोल ऑफ डिजीज़. It was launched by Additional Chief Secretary of Medical and Health, that is Venu Gupta, by installing it at the Health and Family Welfare Training Center. This would help also strengthening telemedicine services in government hospitals. ये हमने ICT में भी देखा था कि टेलीमेडिसिन क्या होती है, जिसमें कि डॉक्टर जो है फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है और आप उनसे अपना चेकअप करवा सकते हैं. अब इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. क्या है इन्फॉर्मेशन इसकी एडिशनल कि निदान इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट ऑनलाइन एंट्रीज ऑफ नियरली 46 डिजीज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस की 46 जो डिजीज़ हैं उनका ये ट्रीटमेंट ये ऑनलाइन अवेलेबल करवा सके. अब इनके बारे में और है कि एक सेहत करके जो थी सोशल एंटरप्रेन्योर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ये किसने लॉन्च की थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. किसके तहत? अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज़ ABPMJAY. नेक्स्ट है सेहत का एम क्या था कि ये एक्सटेंड करेगी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को, जो कि कौन है? जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं. इस स्कीम्स के अंदर क्या था कि जे और के पीपल जो हैं वो फ्री कॉस्ट इंश्योरेंस कवर पा पाए. वहाँ के लोग कितने लोगों को कितना फाइनेंशियल हेल्प करेगी? 5 लाख पर फैमिली जो है ये हेल्प करेगी. अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम. इसका है क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी सैटेलाइट्स वर सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय द PSLV-C37 इन ए सिंगल फ्लाइट ऑन February 15, 2017. ये हमारा करंट क्वेश्चन है, करंट का. तो देखिए गाइज, मैं आपके लिए अनाउंसमेंट है कि जो है अब करंट अफेयर्स की वीकली बेसिस पे क्लास होगी आपकी, जिसमें आपको जो है PDF फॉर्मेट में आपको मैं समझाऊंगी और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगी. तो गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के मोटिवेशन प्रोवाइड करें हमें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें. ठीक है गाइस, और आपको जो ये PDF का पता ही होगा हमारा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसमें आपको टेलीग्राम का लिंक है. तो आप अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम में जाके हमारे चैनल पे पिन मैसेज होगा, उसको जाके चेक करें. आपको वहाँ सारी एक्सप्लेनेशन या फिर मैं बोलूँ सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी. तो ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 104 कि कितनी सैटेलाइट्स जो है सक्सेसफुली लॉन्च की गई PSLV-C37 के ज़रिए एक सिंगल फ्लाइट में, जो कि हुआ था इसका टेक ऑफ 15 Feb 2017. ये हमारा जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. मैंने बताई दी आपको, ये 104 सैटेलाइट्स हुई थी, ठीक है, लॉन्च. और ये रशिया का रिकॉर्ड तोड़ा था. ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. PSLV क्या है? तो PSLV 39 फ्लाइट इन इट्स 39 फ्लाइट, मतलब 39 फ्लाइट में इसरो की पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ने लॉन्च किया सक्सेसफुली 714 kg Carosat 2 series satellite along with the 103 co-passenger satellites since में on 15 February 2017. कहाँ से लॉन्च किया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, दैट इज़ SHAR श्रीहरिकोटा में किया इसने. अब PSLV होता क्या है? तो ये हम सारा जो है हमारा, मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी पार्ट में पढ़ेंगे. ठीक है गाइज, तो PSLV होता क्या है हमारा? PSLV द पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एक एक्सपेंडेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जो कि डिज़ाइन किया गया है या फिर इस तरीके से ऑपरेट किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर के ज़रिए, इसरो के ज़रिए ये डेवलप किया. इट वॉज डेवलप्ड टू अलाउ इंडिया टू लॉन्च इन इट्स इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इनटू सन. इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं रिमोट सेंसिंग, जिसमें हमें उस, जैसे मैं बात करूँ हमारा आपने पोखरण वाला मूवी भी देखी होगी उसमें, तो उसमें क्या था कि एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड घूमती रहती है और पिक्चर्स लेती रहती है. तो वहाँ उसको पता चल जाता है कि जो है उस एरिया में क्या क्या चीज़ें हो रही है. तो बिना किसी जगह पे जाए उस जगह की इन्फॉर्मेशन आप अवेल करवा सकते हो. किसके ज़रिए? सैटेलाइट के ज़रिए. तो वो हमारी क्या होती है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं. ठीक है गाइज, तो इसमें ये लॉन्च करते हैं किसमें? सन के अराउंड सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में. ठीक है, तो ये हम सारा स्पेस टेक्नोलॉजी में देखेंगे.
PSLV कैन ऑल्सो लॉन्च द स्मॉल साइज सैटेलाइट्स इनटू जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट्स, और ये स्मॉल साइज़ के सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर सकती हैं किसमें, जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट्स के ज़रिए। अब जो है सम नोटेबल पेलोड्स लॉन्च बाय PSLV इंक्लूड इंडियाज़ फर्स्ट ल्यूनर प्रोब चंद्रयान 1, जो कि कौन था, इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था चंद्रयान 1। तो दूसरा था मंगलयान मिशन, दैट इज़ मार्स ऑर्बिटर मिशन एंड इंडियन फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी। अब जो था एस्ट्रोसेट, PSLV हैज़ गेन क्रेडेंस एज ए लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ राइट शेयर सर्विसेज फॉर स्मॉल सैटेलाइट ड्यू टू इट्स न्यूमेरस मल्टी सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट कंपनीज विथ ऑक्सिलरी पेलोड्स यूजिंग राइट शेयरिंग अलॉन्ग विद द इंडियन प्रीलिमिनरी पेलोड। गाइस ये सारा जो है आपका टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको मैंने कंप्यूटर में बताया भी था। मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा बूलियन अलजेब्रा, जो कि हमारा क्या होता है 0 और 1 पे कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की बेस होती है किससे, बूलियन अलजेब्रा पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या होता है, जिसमें कि टॉपिक्स होते हैं किसके, अलजेब्रा के, या सेट ऑफ एडवांस टॉपिक्स होते हैं अलजेब्रा के जिसको हम डील करना सीखते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा में क्या है, रेक्टेंगुलर एरे होता है या टेबल होता है किसका, नंबर, सिंबल्स, एक्सप्रेशन जो कि अरेंज होते हैं किसमें, रॉज और कॉलम्स में। नेक्स्ट आती है बूलियन, जो कि मैंने बता ही दिया था आपको 0 और 1 से हम लिखते हैं इसमें। और लीनियर अलजेब्रा में जो है लीनियर इक्वेशंस या मैं बात करूँ लीनियर मैप्स के ज़रिए हम चीज़ों को सीखते हैं। जनरली जो लीनियर अलजेब्रा है वो यूज़ किया जाता है किसमें, मैथमेटिक्स के सभी एरियाज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज दैट इज़ BWR एयर टू एयर मिसाइल इंडिजियसली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ DRDO। द डेवलप्ड मिसाइल इज़, क्या थी ये डेवलप्ड मिसाइल जो थी, ये थी हमारी अस्त्र। ये भी करंट का क्वेश्चन ही था, मैं बता देती हूँ आपको, अस्त्र। ठीक है, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि सारा हम जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी में देखेंगे गाइस। तो जो हमारी इसकी क्या थी, अस्त्र जो थी इंडिया की फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल थी, जो कि किसने डेवलप की थी, DRDO ने डेवलप की थी। ठीक है, इसकी इट इज़ इंटेंडेड टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय एरियल टारगेट्स विथ हाई मैन्यूवरेबिलिटी एंड सुपरसोनिक स्पीड, और इसकी स्पीड एकदम सुपरसोनिक टाइप की थी। अस्त्र जो है वो संस्कृत वर्ड है, जिसका अस्त्र इज़ संस्कृत वर्ड is an all-weather beyond visual range air-to-air missile developed by डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये फर्स्ट जो थी वो एयर टू एयर मिसाइल डेवलप की गई थी, किसके ज़रिए, इंडिया के ज़रिए। ठीक है, इट फीचर्स मिड कोर्स इंटरनल गाइडेंस विद टर्मिनल एक्टिव रेडार होमिंग। Astra is designed to be capable of engaging targets at variable range and altitudes, allowing for engagement of both short-range targets at a distance of 10 km and long-range targets up to a distance of 110 km। इसमें इसकी डिस्टेंस की बात की गई है कि किस डिस्टेंस तक वर्क करती है। तो शॉर्ट में तो ये किसमें, शॉर्ट रेंज में करती है 10 किलोमीटर्स पे, और लॉन्ग रेंज में करती है 110 किलोमीटर पे। और इसकी 10 किलोमीटर को मारने की क्या रहती है क्षमता, ये टाइम क्या रहता है 6.2 मिनट्स, और 110 जो है इसी किलोमीटर को मारने की क्षमता रहती है, टाइम रहता है इसका 68 मिनट्स। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि इसमें से ब्लूटूथ और जो है वाईफाई के बारे में क्या सही है। तो ब्लूटूथ जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है, जबकि वाईफाई जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है। नेक्स्ट पहले मैं इसको क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूँगी। ब्लूटूथ जो है वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क VLAN है, जबकि वाईफाई जो है वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क WAN ओनली है।
जो इसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है दो डिवाइसेस के ज़रिए यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, द डिवाइसेस हैव टू बी इन लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सामने रखे हुए होने चाहिए। जबकि वाईफाई में क्या होता है कि लाइन ऑफ साइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसा तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। तो आपको पता भी होगा कि ब्लूटूथ से जब हम कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, तो फ़ोन को सीधा एकदम लाइन ऑफ साइट के मतलब सामने एक दूसरे के सामने रखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है both the statements Bluetooth uses 2.4 GHz radio frequency band, whereas Wi-Fi can use 2.4 GHz or 5.5 GHz frequency band, and Bluetooth is used for wireless local area network VLAN only, whereas Wi-Fi is used for wireless area network ओनली आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्ट। तो हमारा जो है इसमें पहला ऑप्शन ही ठीक होगा कि जो जनरली ब्लूटूथ है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है और वाईफाई जो है 2.4 से लेके 5 गीगाहर्ट्ज़ तक काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक क्वेश्चन है कि इसरो सेंटर्स को उसकी लोकेशन के ज़रिए चेक करो कि कौन सा जो है करेक्ट मैच किया गया है। तो इसमें है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है केरला में, UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है वो हमारा बेंगलुरु में, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है वो हैदराबाद में लगा हुआ है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? फर्स्ट, यानी ए और बी कि विक्रम साराभाई सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम जो है केरला में है सिचुएटेड, और UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है वो बेंगलुरु में सिचुएटेड है। तो होप यू गाइज आपको ये अच्छी लगी हो क्लास। प्लीज़ कमेंट जरूर करें, कुछ अगर आपको क्वेरी रहती है तो मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है गाइज़, अब इसके बाद में हमारा जो है 2016 का प्री का पेपर आएगा। ठीक है गाइज़।